बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। ख़बरें आपके इल्म में अगर होती भी हैं तो वो वन बाय वन होती हैं। जब तक आप उन ख़बरों को तरतीब नहीं देते समझ नहीं आती हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में कोशिश करता हूं, हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको तरतीब से, टाइमलाइन से खबर दूं ताकि आपको आइडिया हो कि ख़ित्ते में होने वाला क्या है, दुनिया में क्या होने वाला है, कौन किसके साथ है, किस मुल्क को क्या धमकी दी गई या हमला किया गया, तो उसका वजह क्या है, उसकी मतलब क्या है। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने वन बाय वन रख रहा हूं। आपने बहुत गौर से देखना है। वो ये है कि ईद से एक दिन पहले हमने देखा कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया और उन्होंने कहा कि ये हमारा एक दिफाई अटैक था जिसको आप हमला नहीं कह सकते, ये दिफाई हिकमत अमली थी हमारी जो हमने अपनाई, मतलब सेल्फ डिफेंस यू कैन से। अब वो सेल्फ डिफेंस क्या था वो आप जानते हैं कि उससे पहले अमेरिका ने मिसाइल मारे थे तो उनको इंटरसेप्ट किया था, तो इंटरसेप्शन की सज़ा जो है वो उन्होंने ईरान को दी। और उसके बाद ईरान ने फिर उनके जिन्होंने वो की थी, खिलाफ वर्जी की थी आबनाए हुर्मुज़ के अंदर, उनके ऊपर 4 ड्रोन मारे और उसके जवाब में अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया का ताकतवर तरीन मिसाइल मारा। वो मैं आपको दिखा देता हूं, उसका अंजाम भी दिखा देता हूं ताकि आपको इल्म आए कि गुस्सा आता क्यों है अमेरिका को, वो वजह है उसकी। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये दुनिया का खतरनाक तरीन मिसाइल को आप कह सकते हैं। और ये जो मिसाइल है ये आपको मैंने कहा भी था कि अमेरिका ने पहली बार लॉन्च करने थे और ये था यूएस जेसम। यूएस जेसम जो है पहले इस्तेमाल नहीं हुए थे। तकरीबन 20-20 लाख डॉलर का ये एक मिसाइल है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये भी F-35 की तरह मिसाइल रेडार में नजर नहीं आता। मतलब यह है कि इसकी मर्जी होती है, बदमाश मिसाइल है, जहां जाए मार के आ जाए या मार दे फट जाए, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्या है ईरान के पास कि वो डिटेक्ट कर लेता है? उसके पास अपनी टेक्नोलॉजी है या बोरो की हुई है, आई हैव नो आइडिया। मुझे नहीं पता कि उसके पास कहाँ से क्या चीज़ आ रही है या उसकी अपनी बनाई हुई है। लेकिन वो F-35 को भी डिटेक्ट कर रहा है और वो इस जेसम को भी इसने डिटेक्ट कर दिया है। मतलब ये बनते ही, ईरान के ऊपर टेस्ट होते ही दुनिया के लिए कचरा हो गया। या तो ये हिट हो जाता और अमेरिका इससे अरबों डॉलर कमाता, लेकिन अब ये जो कि कचरा हो गया है। न्यूली रिलीज फुटेज इज कैप्चर्ड द इंटरसेप्ट इन द रियल टाइम द AGM-158 इज लॉ ऑब्जर्वर। आप ये देख रहे हैं, इसको बकायदा लॉक किया गया, लोगों को बताया गया कि ये जी ये है जेसम, ठीक है ना, ये है हमारे ऊपर टेस्टिंग के लिए आ रहा है और हम इसको मार रहे हैं। मार दिया, मजाक में मार दिया उसको। मतलब ये हुआ कि जेसम जो है, मैंने आपसे कहा कि अब वो कमा कर नहीं देगा, उसके ऊपर जितनी भी HRD हुई होगी, जितना भी खर्चा हुआ होगा वो सब का सब जीरो हो गया है। ये बातें गुस्सा दिलाती हैं। और उसके बाद फिर किया है, उसके बाद जाहिर सी बात है कि जो करना था अमेरिका ने फिर वही किया है। और अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर फ़िज़ाई हमले कर दिए हैं और अपने हुर्मुज़ के करीब फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। और इस बात को जो इसराइल है वो बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है कि कर दिया है, अमेरिका ने हमला कर दिया है, आप परेशान मत हों और एक बार फिर हम टूट पड़े हैं और हम ख़त्म करने जा रहे हैं ईरान को, मिटा देंगे इसको, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये लड़ाई इतनी क्लियर, इतनी आसान तो है नहीं कि आप बोलें कि जी अमेरिका ने एक आवाज़ लगा दी है कि जी मैं एटम बम बनाने नहीं दूंगा। जबकि अगर हम ईरान को देखें और ईमानदारी से देखें तो उसके पास नॉर्थ कोरिया भी है, उसके पास रशिया भी है, उसके पास चाइना भी है, उसके पास पाकिस्तान भी है। और अब तो अमेरिका से आवाज़ें आ रही हैं कि अगर रशिया में, चाइना में, पाकिस्तान में, नॉर्थ कोरिया में अगर कोई मुल्क के अंदर ज़रा से भी कोई वो है एहसास, तो वो ईरान को बने बनाए एटम बम प्लेट में रख के दे दे ताकि ये बात ही ख़त्म हो जाए अमेरिका की कि वो हम बनाने नहीं देंगे। वो जब बन जाएंगे तो उसके बाद शायद फिर अमेरिका बंद करे। ये अमेरिका के अंदर से लोग बोल रहे हैं, उनकी वीडियोज़ आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर $2 से लेकर 4.4 बैरल पेट्रोल चला गया है पर लीटर। तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि हालात ख़राब हैं। महंगाई अपने रूस के ऊपर है और अमेरिकन लोग गुस्से के ऊपर हैं अपने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल जो अमेरिका है उसकी सूरत हाल आपको मैंने बयान कर दी है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ना कि सिर्फ ईरान के साथ जो कर रहा है, और वो कहते हैं कि ये दिफाई नौयत के मामलात हैं, इसको आप समझेंगे नहीं, हम तो समझते नहीं है ना, जंग हो रही है, हमें समझ नहीं का कुछ आ रही। लेकिन यहाँ जो और एक्टिविटीज़ हो रही हैं ना, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। वो ये है कि मैंने आपसे कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ को आप नक्शे में निकाल के देख लें। मैं कोशिश करूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ। अगर मैं स्क्रीन पर दिखा दूँ आपको, तो आबनाए हुर्मुज़ के एक तरफ अगर आप ऊपर देखते हैं तो आपको ईरान नज़र आता है और उसके बाद अगर आप आबनाए हुर्मुज़ के नीचे देखते हैं तो आपको ओमान नज़र आता है। मतलब ये हुआ कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए अगर ईरान नहीं झुकता तो ओमान ही झुक जाए, मतलब ऑप्शन है ना। अब अमेरिका जिसको झुकाना होता है, अमेरिका 2 काम करता है, या तो बोलता है ख़त्म कर दूंगा, मार दूंगा, तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, सफ़ाए हंसी से मिटा दूंगा, या फिर कहता है यू आर अ वेरी गुड बॉय,
ठीक है, अगर आप उसकी बात मानने को तैयार हो जाएं तो यू आर अ गुड बॉय, और अदरवाइज यू आर अ बैड बॉय, और बैड बॉय को तबाह करने की बात करता है। तो ईरान तो उसके हाथ में नहीं आ रहा, तो ईरान इज अ बैड बॉय। एक और बैड बॉय बन गया है, और वो अबनाए हुर्मुज़ के इस तरफ है कि अबनाए हुर्मुज़ रास्ता खोलने के लिए कोई ऐसा गद्दार चाहिए, कोई ऐसा बंदा चाहिए जो गुड बॉय बन करके अबनाए हुर्मुज़ रास्ता खोलने में हमें साथ दे, हमें अड्डा दे फौजी, ताकि हम आबनाए हुर्मुज़ के एक किनारे बैठ करके ईरान को मारें। ट्रंप का ओमान के खिलाफ अचानक तबाह करने की धमकी दे दी, यानी कि मैं ईरान ओमान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दूंगा, आप मेरे साथ हैं या मेरे खिलाफ हैं, बस इतना बता दें। ओमान को कह रहा है वो, आप मेरे साथ हैं या मेरे खिलाफ हैं। और अब इसमें कोई बईद नहीं है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हैरान मत होइएगा कि अगर आपको ईरान ओमान के ऊपर एक बहुत बड़ी बमबारी नजर आ जाए, और वो इल्ज़ाम किसी पर भी आए, लेकिन आप जानते हैं कि वो बमबारी कौन करेगा। आजकल जो पॉलिटिकल सूरत हाल है वो इतनी क्लियर हो चुकी है कि आपको जियो पॉलिटिक्स समझने के लिए कोई MBA उसके लिए कोई मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, PhD करने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदे को पता होता है कि कौन कहाँ पर क्यों कब कैसे हमले कर रहा है। मैंने आपसे कहा कि अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर अटैक हुआ है, मैंने आपसे कहा कि ईरान के ऊपर अटैक हुआ है। उसके बाद रिटेलिएशन हाई है, और ईरान ने कुवैत के अंदर टिका के मारा है उसको। ये जो आप देख रहे हैं खबर, ये BBC कवर कर रहा है कि ईरान का अमेरिकी फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा, कुवैत का मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने का ऐलान। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो अबतर है, और ये ख्वाहिश भी है अमेरिका की और इसराइल की कि किसी न किसी तरीके से खलीजी ममालिक को जंग के दलदल में धकेला जाए, ठीक है ना। ओमान को तबाह किया जाए, कुवैत को तबाह करवा दिया जाए, और जो ममालिक तबाह करवा सकते हैं हम ईरान के हाथों मिसाइलों से, हमारे अड्डों के बहाने वो हो जाएं, और जो जिनके ऊपर अटैक करना नहीं चाहता तो उनको हम तबाह कर दें। तो एक कुवैत है, एक ओमान है जिसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। दूसरा जो है मैं आपके इल्म में ले आऊँ, और वो ये है कि इसराइल की लबनान में हिजबुल्लाह के 150 मुकामात पर बमबारी। ठीक है, अब नाम क्या लगा रहा है कि भाई हमने लबनान में बमबारी की है, बट डोंट से कि हमने लबनान में बमबारी की है, हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। यानी कि आप इसराइल पे हमला करें, 150 मुकामात में बमबारी करें, और आप बोलें कि ये IDF के ठिकाने थे, ठीक है, जायज़ है, जायज़ है। उन्होंने तो स्कूल के अंदर टैंक खड़े किए हुए, तो आप उड़ा दें उनके स्कूल भी, तमाम चीज़ें उड़ा दें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ऐलान किया है ना, जिसके ऊपर फ्रांस ने और यूरोप ने भी एक्शन लिया है, वो ये है कि इसराइली फ़ौज ने लबनान को जंग ज़दा का करार दे दिया है। मतलब अब लबनान के अंदर जंग शुरू हो चुकी है। यानी कि अब वो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो जो एक कानून पास हुआ था कि आप लबनान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वो आप पर अटैक नहीं करेगा, ये तमाम चीज़ें शुरू हुई थी, और उसके बाद इसराइल ने कहा भी था कि मैं नहीं करूँगा। लेकिन अब उसको जंगी ज़दा इलाका करार देने के बाद मकीनों से कहा है कि आप लबनान से कहीं निकल जाएँ, भाग जाएँ, खुदकुशी कर लें, मर जाएँ। लेकिन हम उसके बाद जो हमले हुए हैं वो हमले तमाम के तमाम रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, और वो आपने देख लिए होंगे, जहां पर उन्होंने बिल्डिंग्स उड़ाना शुरू कर दिया है, कोई भी रहम नहीं किया जा रहा। आगे आपको मैंने बता दिया है कि कुवैत के ऊपर अटैक हुआ, ईरान का नाम आया, पता नहीं ईरान था या फॉल्स फ्लैग था। उसके बाद लबनान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई है। इसके अलावा ईरान में और अमेरिका में एक दूसरे पर बमबारी शुरू कर दी है। ईद के ज़माने में इनको बड़ा मज़ा आता है, मुसलमानों के जब भी त्यौहार आते हैं, जब भी ईद आती है, कोई ना कोई आला शख्सियत को मारा जाता है और कोई ना कोई मुल्क के ऊपर बमबारी की जाती है। ये हम हमेशा देखते रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जो है इसराइल ने एक नया मंसूबा पेश कर दिया है, और उसमें यह है कि इसराइल का जो कार्ड्स है उसने गज़ा से रज़ाकाराना हिजरत के मंसूबे पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब जो फ़लस्तीनी हैं उनका खाना पीना जो कि पहले से ही बंद है उसको मज़ीद कम किया जाएगा, ज़मीन को तंग किया जाएगा। येलो लाइन से वो ऑरेंज पे आ गए हैं, ऑरेंज से वो रेड पे जा रहे हैं। यानी कि अब तकरीबन इतनी ज़मीन छोड़ दी जाएगी जितने आप लोगों के घर होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा ना बड़े बड़े घर जो होते हैं, इतना प्लॉट छोड़ दिया जाएगा और कहा जाएगा फ़लस्तीनियों को कि भाई ये ज़मीन आपके पास अब रह गई है। मुझे बताइए कि येलो के बाद पहले उनकी मेन बाउंड्री थी, उसके बाद येलो लाइन आ गई, येलो लाइन के अंदर आधा गज़ा चला गया, उसके बाद ऑरेंज लाइन आ गई, 75% गज़ा चला गया। अब वो कह रहे हैं हम रेड लाइन बनाने वाले हैं, इससे पहले कि हम रेड लाइन बनाएं उससे पहले आप लोग रज़ाकाराना छोड़ दें फ़लस्तीन को। और फ़लस्तीन को छोड़ने का आपको पता शर्त क्या होती है कि वो स्टाम्प पेपर पर लिख के देते हैं कि आई विल नेवर कम बैक। तो जितने फ़लस्तीनी भी आज तक गज़ा से गए हैं उन्होंने स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया है कि मैं दोबारा ज़िंदगी में कभी भी गज़ा नहीं आऊँगा। इस शर्त के ऊपर उनकी बोर्डिंग होती है जाज के अंदर, जो कि इसराइल से होती है। तो वो बोर्डिंग कब करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर? जब वो
हल्फिया लिख देते हैं कि मैं दोबारा इस ज़मीन पर कभी भी लौट कर वापस नहीं आऊँगा, अगर आऊँगा तो मुझे फांसी दे दी जाए इसराइल के अंदर, मगर मैं नहीं आऊँ, क्योंकि उन्होंने उतरना ऑफकोर्स गज़ा में तो नहीं उतरेंगे ना, एयरपोर्ट नहीं है, वो तो उतरेंगे इसराइल में, तो उनको फांसी देने में वो कबाहत उनको क्या होगी। पासपोर्ट उनके पास फ़लस्तीनी होता है, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, आपको हम जाने देंगे लेकिन वापस आप नहीं आएंगे। ये तमाम चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, और इसके अंदर अगर आप देखें तो इसको आप नाम दे सकते हैं एक शैतानी खेल का, जो कि इस टाइम इसराइल और अमेरिका ने शुरू किया हुआ है। अल्लाह बचाए इनकी दोस्ती से, अल्लाह बचाए इनकी दुश्मनी से। दुनिया में अगर मुसलमान ममालिक इत्तेफाक नहीं करेंगे तो ये एक ऐसी मिसाल है मेरे लिए कि ये एक मुर्गी की शॉप पे जाएं और वहाँ पर एक मुर्गी काटने वाला जो है पिंजरे के अंदर 100-150 मुर्गियाँ रखता है, एक एक करके निकालता है, और एक मुर्गियाँ बाकी मुर्गियाँ जो है वो अपने आप को पीछे कर लेती हैं, और वो समझती हैं कि हम बच गए हैं, लेकिन वो बचना आर्जी होता है, क्योंकि जब भी वो एक कसाई के हाथ में आती है उसने कटना होता है। तो हम सब अल्लाह ना करे मगर उस मुर्गियों की तरह बिहेव कर रहे हैं और अपने कटने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।